नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा आज से। भारत ने 43 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली सरकार ने कल से कोविड प्रतिबंधों में और छूट देने की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए महाराष्ट्र के वर्षा प्रभावित जिलों के उन उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 की परीक्षा देने का एक और अवसर देगी, जो आज और 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्षा और बाढ़ से प्रभावित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 112 हुई। 99 लोग अब भी लापता। काबुल में भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किए। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इजरायल की कसिनिया पोलिकारोवा को हराकर महिला बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले के अगले दौर में पहुंची। भारत के मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम आज दोपहर बाद टोक्यो ओलंपिक में अपना अभियान शुरू करेंगे। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वे करगिल युद्ध के शहीदों को कल श्रद्धांजलि देंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर होंगे, जो आज से आरंभ हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति कल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। 27 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। उनकी यात्रा के सिलसिले में कश्मीर घाटी में सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। जम्मू कश्मीर में आज सुबह कुलगाम जिले के मुनांद इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। संयुक्त दल जब संदिग्ध घटनास्थल पर पहुंचा तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारा गया। गृहमंत्री अमित शाह आज गुवाहाटी में अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रेडियोथेरेपी ब्लॉक तथा कैंसर के इलाज में काम आने वाली नई लाइनेक मशीन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री शाह तामुलपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और गुवाहाटी में कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों को सहायता के तौर पर चेक प्रदान करेंगे।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 43 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। देश में अब तक 43 करोड़ 26 लाख 5,567 टीके लग चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल वैक्सीन की करीब 46 लाख डोज दी गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कल 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग में 22 लाख 80 हजार से अधिक लोगों को पहली डोज, जबकि 2 लाख 72 हजार लोगों को दूसरी डोज दी गई थी। इस तरह 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 13 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को पहली, जबकि 60 लाख 46 हजार से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस आयु वर्ग में कोविड रोधी वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसी आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की आक्रामक नीति के कारण कोविड संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। पहचान, परीक्षण और उपचार की नीति से राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना के सिर्फ 932 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.6% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के सिर्फ 42 मामले मिले, जबकि इस दौरान 99 लोग स्वस्थ हो गए। उत्तर प्रदेश देश का 6 करोड़ 30 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच करने वाला अकेला राज्य है। यहाँ 6 जनपद बलरामपुर, बस्ती, एटा, हाथरस, महोबा और श्रावस्ती कोरोना से मुक्त हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 38 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए राज्य के सभी 1800 टीकाकरण केंद्रों में आज विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने 31 जुलाई से पहले सभी वाणिज्यिक इकाइयों के मालिकों और कर्मचारियों के लिए टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। एक रिपोर्ट। दुकानों, मॉल, होटल, रेस्तरां और सैलून से जुड़े लोगों के अलावा पुस्तकालय, कोचिंग संस्थानों में काम करने वाले टीचिंग स्टाफ, खेल और सिनेमा से जुड़े लोगों के साथ साथ राज्य परिवहन सेवा के ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी आज टीके लगवाए जाएंगे। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जनता के संपर्क में आने वाले लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 39 मामले दर्ज हुए। राज्य में कल तकरीबन 3 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगवाए गए। पिछले 24 घंटों में किसी भी रोगी ने जान नहीं गंवाई। वर्तमान में राज्य में कोविड के 342 सक्रिय मामले हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। दिल्ली सरकार ने कल सुबह से कोविड प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में कमी को देखते हुए इन छूटों की घोषणा की गई है। नए दिशा निर्देश सोमवार सवेरे 5 बजे से 9 अगस्त तक सवेरे 5 बजे या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश जारी कर यह भी बताया कि दिल्ली में कल से शादी और अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ एक बार फिर से खुलेंगे। सभी दुकानें जरूरी या गैर जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए सप्ताह के 7 दिन खुलेंगी। हालांकि गैर जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों का समय सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच होगा। इसी तरह स्पा को दोबारा खोलने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि यहां के सभी कर्मचारियों को कोविड रोधी दोनों टीके लगाने होंगे या हर पखवाड़े RT-PCR जांच से गुजरना होगा। प्राधिकरण ने कहा कि सड़कों के किनारे साप्ताहिक बाजारों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह भी कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार से संबंधित सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि बारिश और भूस्खलन से प्रभावित महाराष्ट्र के 7 शहरों में उन उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2021 के तीसरे सत्र में शामिल होने का एक और मौका दिया जाएगा जो परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुंच सकते।
श्री प्रधान ने एक ट्वीट में कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक और मौका देने की सलाह दी गई है जिनके परीक्षा केंद्र कोल्हापुर, पालघर, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, सांगली और सतारा में हैं और जो आज और 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए इन केंद्रों पर नहीं पहुंच सकते। जेईई मेन 2020 से संबंधित और जानकारी के लिए उम्मीदवार 01140759000 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर jeemain@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास विभाग ने कहा है कि राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 112 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 99 लापता हैं। विभाग ने कहा है कि कल रात तक पाटन तालुका के मेरागांव, ढोकावाले और अंबेघर के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से करीब 19 शव निकाले गए हैं। विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 1,35,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच कोल्हापुर जिला प्रशासन ने जिले में आपात स्थिति के बारे में नागरिकों को तत्काल जानकारी देने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली शुरू की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जीएसएम तकनीक पर आधारित यह प्रणाली शिरौली तालुका के 36 गांवों और कारवीर तालुका के 21 गांवों में स्थापित की गई है जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जिला सूचना कार्यालय की सूचना अधिकारी वृषाली पाटिल ने कहा कि इस प्रणाली में प्रशासनिक अधिकारियों या कर्मचारियों को मौके पर जाकर निर्देश देने में समय और ईंधन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा समय पर अधिसूचना के कारण नागरिकों को आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी जगह खाली करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कोविड संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। यहां प्रतिदिन औसत टीपीआर 3% से नीचे बनी हुई है। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर करीब 19,000 तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट। ओडिशा में जहां 2 महीने पहले तक एक दिन में कोविड के करीब 13,000 मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब प्रतिदिन संक्रमण के 2,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए बच्चों की देखभाल की तैयारी पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है। इस बीच ओडिशा के 3 जिलों में हाल ही में किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में 60% बच्चों में कोविड के विरुद्ध एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। आकाशवाणी भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद CISCE ने ICSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणामों की कल घोषणा कर दी है। इस साल 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत 99.98 रहा है। परीक्षा में लड़के और लड़कियों दोनों ने 99.98% उत्तीर्णता हासिल की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिश्वत कांड में मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में तैनात केंद्र निदेशक GS जोशी और बाबू नाम के एक अन्य अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से उनके करार को बिना किसी समस्या के संचालित करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बारे में एक मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने जाल बिछाकर इस अधिकारी को केंद्र निदेशक के निर्देश पर कथित रूप से रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया। इसके अलावा सीबीआई ने आरोपी के परिसर में तलाशी भी ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा आज से। भारत ने 43 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली सरकार ने कल से कोविड प्रतिबंधों में और छूट देने की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA महाराष्ट्र के वर्षा प्रभावित जिलों के उन उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन 2021 की परीक्षा देने का एक और अवसर देगी जो आज और 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्षा और बाढ़ प्रभावित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 112 हुई, 99 लोग अब भी लापता। काबुल में भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किए। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु इजरायल की कसिनिया पोलिकार्पोवा को हराकर महिला सिंगल्स के अगले दौर में पहुंची।
भारतीय नाविकों ने लाइट वेट पुरुषों के डबल्स स्कल्स स्पर्धा के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत की मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम आज दोपहर बाद टोक्यो ओलंपिक में अपना अभियान शुरू करेंगी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने बताया कि अफगानिस्तान में यात्रा करने वाले, काम कर रहे और रहने वाले भारतीयों को अपने निवास स्थान, कार्यस्थलों और आने जाने वाले रास्तों में अत्यधिक सतर्क रहने को कहा गया है। अफगानिस्तान के अधिकतर प्रांतों में सुरक्षा की खतरनाक स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। प्रमुख शहरों से बाहर की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। ये भी कहा गया है कि सड़क पर यात्रा के दौरान संभावित निशाने पर आने वाले सेना और सरकारी वाहनों, उच्चाधिकारियों और कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों से उचित दूरी बनाकर रखें। भीड़भाड़ वाले बाजारों, दुकानों, मंडियों, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी न जाने की सलाह दी गई है। अफगानिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को दूतावास या वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराने का सुझाव दिया गया है। अफगानिस्तान में काम कर रही भारतीय कंपनियों को परियोजना स्थलों पर भारतीय कर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध करने को कहा गया है। अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने देश के 31 प्रांतों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों को आपात स्थिति को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। काबुल, पूर्वी नंगरहार और उत्तरी पंजशेर प्रांतों में रात्रि कर्फ्यू लागू नहीं होगा। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने यह भी बताया कि आतंकी हिंसा के अधिकांश मामले रात में ही होते हैं, इसलिए उन्हें रात्रि कर्फ्यू जैसे अभूतपूर्व फैसले लेने पड़े। आंतरिक मामलों के मंत्री ने 31 प्रांतों के निवासियों से अफगान सेना के साथ सहयोग करने और रात्रि कर्फ्यू के नियमों का पालन करने को कहा है। ओलंपिक में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु अपना पहला मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। पहले दौर के मुकाबले में सिंधु ने इजरायल की क्सिनिया पोलिकारपोवा को 21-7, 21-10 से पराजित किया। आकाशवाणी से कल पुरुष डबल्स बैडमिंटन मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 9 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में आज दूसरा दिन नौकायन में पुरुषों की सर्फिंग स्पर्धा से शुरू हुआ। सर्फिंग के अलावा आज स्केट बोर्डिंग स्पर्धा की भी शुरुआत होगी। ये प्रतियोगिता पहली बार ओलंपिक में शुरू की गई है। इस साल ओलंपिक में कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग सहित 4 नई प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। आज 18 स्वर्ण पदकों के लिए खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम 51 किलोग्राम वर्ग में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं पुरुष मुक्केबाजी में मनीष कौशिक भी 63 किलोग्राम वर्ग में आज अपना जौहर दिखाएंगे। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल अंतिम 8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई हैं। वहीं निशानेबाजी में ही आज भारत के महराज अहमद खान और अंगद वीर सिंह बाजवा पुरुषों की स्कीट स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में असाका शूटिंग रेंज में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पंवार पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे। टेनिस में महिलाओं के डबल्स मुकाबले में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले दौर में यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक और नादिया किचेनोक की जोड़ी से खेल रही है। महिलाओं की आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में इस समय प्रणीति नायक अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में साथियान ज्ञानशेखरन और महिला सिंगल्स में मनिका बत्रा अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे। नौकायन के मुकाबलों में रोइंग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी आज रेपेचेज के अगले दौर में पहुंच गई है। महिलाओं की लेजर रेडियल मुकाबले में भारत की नेत्रा कुमानन अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं पुरुषों की लेजर स्पर्धा में विष्णु सर्वानंद अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष हॉकी में आज पूल ए में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच दिन में 3 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया था। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज और महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक माना पटेल आज दमखम दिखाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में कल भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला रजत पदक जीता। वहीं कुछ खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। सुनते हैं ओलंपिक में कल भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
टोक्यो ओलंपिक में कल भारत ने अपना पहला पदक जीता। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क और स्नैच में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को रजत पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनका सपना पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने बहुत सपना किया था ओलंपिक मेडल लेने के लिए, बहुत मेहनत की थी, तो मेरा सपना को पूरा हो गया है। सपना जैसा लग रहा है कि हमारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल करके कांग्रेस बोल रही थी, तो वो सबसे मेरे लिए बड़ा बात है। हालांकि निशानेबाजी के मुकाबलों में कल भारतीय निशानेबाजों ने निराश किया। 19 वर्षीय सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष पर रहे, लेकिन अपने पहले ओलंपिक में पदक से चूक गए। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में एलावेनिल वलारविन और अपूर्वी चंदेला भी फाइनल में जगह नहीं बना पाई। हालांकि पुरुष हॉकी में भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित किया, लेकिन महिला टीम नीदरलैंड से 1 के मुकाबले 5 गोल से हार गई। तीरंदाजी में भी भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों को धक्का लगा जब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी कोरियाई तीरंदाजों से हार गई। कल टेनिस के कोर्ट से भारतीयों के लिए अच्छी खबर रही जब पुरुष सिंगल्स में सुमित नागल ने 2 घंटे 34 मिनट चले मुकाबले में लगातार सेटों में एस्टोनियन को 6-4, 7-6, 6-4 से पराजित किया। वहीं बैडमिंटन में पुरुषों के डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीनी ताइपे के येंग ली और ची लेन येंग की जोड़ी को 21-16, 6-21 और 27-25 से पराजित किया। लेकिन पुरुष सिंगल्स में 13वीं वरीयता प्राप्त बी साई प्रणीत 47वीं वरीयता प्राप्त इजराइल के मिशा जिब्रेन से हार गए। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और सुतीर्था बनर्जी ने महिला सिंगल्स में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मनिका बत्रा ने ब्रिटेन के टिन हो को 4-0 से पराजित किया, जबकि 98वीं वरीयता प्राप्त सुतीर्था ने स्वीडन की लिंडा बर्गस्ट्रोम को 4-3 से हराया। हालांकि मिक्स्ड डबल मुकाबलों में मनिका और अजंता शरद कमल की जोड़ी को चीनी ताइपे के लिन यून जू और चेंग आई चिंग की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुषों के 69 किलोग्राम वर्ग में विकास कृष्ण ने भारतीय खेल प्रेमियों को निराश किया और वो अपने प्रतिद्वंदी के आगे नहीं टिक सके। उन्हें 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। जूडो में भी भारत को निराशा हाथ लगी जब सुशीला देवी पहले ही दौर में हार गईं। नौकायन में भी पुरुषों के लाइट वेट डबल्स स्कल्स में अरविंद सिंह और अर्जुन लाल जाट की जोड़ी अपने हीट में 5वें स्थान पर रही। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। पदक तालिका में भारत 1 रजत पदक जीतकर 15वें स्थान पर है, जबकि चीन 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर है। मेजबान जापान 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर दूसरे, जबकि अमेरिका 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश भर से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। जाने माने टेलीविजन कलाकार रवि कुमार दुबे ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। मुझे पूरा यकीन है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ी भारत का झंडा सबसे ऊंचा फहराएंगे। सो लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रूट फॉर आवर रूट्स। मेरी ओर से भारत के सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी दिली शुभकामनाएं, क्योंकि भारत की जीत में है हमारी आन, बान और शान। लेट्स चीयर फॉर इंडिया। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज के सवाल के विजेता रहे गोरखपुर के डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। उन्हें बधाई। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के
सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने या बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, तापमान 26 और 36 डिग्री के बीच रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और देवेंद्र, आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी निखिल, आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू की सफलता को सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है चानू की चांदी, वहीं लोक सत्य के शब्द हैं देश को मिला पहला मेडल। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है 21 साल बाद खुशियों की चांदी, मीरा हो गई मगन शीर्षक से हरिभूमि की पहली खबर है। 5 साल से इस दिन का इंतजार था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री की बधाई प्रकाशित करते हुए जनसत्ता लिखता है पहले ही दिन भारत की चांदी। राष्ट्रीय सहारा के मुख्य पृष्ठ की खबर है ड्रोन गतिविधियों को लेकर भारत ने पाकिस्तान के समक्ष दर्ज कराया कड़ा विरोध। पंजाब केसरी ने लिखा है LAC पर 15,000 सैनिक भेजे गए। सीबीआई की कार्रवाई शीर्षक से जनसत्ता ने लिखा है जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 40 जगह छापे, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने का मामला। अमर उजाला की सुर्खी है दिल्ली में कल से मेट्रो और बसों की सभी सीटें होंगी फुल, सिनेमा घर भी खुलेंगे, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। कोविन पोर्टल पर 3 नई सहूलियतें शुरू करने का समाचार हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर ने एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान सचित्र प्रकाशित किया है। बच्चों के लिए टीका सितंबर तक आ सकता है। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की खबर है जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार मार्जिन सीमित किए जाने के बाद 620 उत्पादों के दाम घटे। पत्र यह भी लिखता है 2030 तक भारतीय फार्मा उद्योग $130 अरब का होगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में दिल्ली NCR में 10वीं के 100% नतीजे। राजस्थान पत्रिका ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है CBSE ने 2022 के लिए 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया। और अमर उजाला की खबर ध्यान खींचती है अब बृहस्पति के चांद पर जीवन तलाशेगा नासा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा आज से। भारत ने 43 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली सरकार ने कल कोविड प्रतिबंधों में और छूट देने की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगे। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी महाराष्ट्र के वर्षा प्रभावित जिलों के उन उम्मीदवारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 की परीक्षा देने का एक और अवसर देगी जो आज और 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए केंद्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्षा और बाढ़ प्रभावित घटनाओं में मरने वालों की संख्या 112 हुई। 99 लोग अब भी लापता। काबुल में भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा परामर्श जारी किए। टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इजरायल की कसिनिया पोलिका राकोवा को हराकर महिला सिंगल्स के अगले दौर में पहुंची। और भारत की मुक्केबाज MC मैरी कॉम आज दोपहर बाद टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।